सिद्रा, मुझे ये बताइएगा ऑटिज्म के हवाले से कि ये क्यों होता है और किन बच्चों में होता है, उसकी कितनी वैरायटी होती है ऑटिज्म की। यानी कि जब से मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है तब से इनके केसेस ज्यादा देखने में आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सेंसिस जो इश्यूज हैं तो हम उसको थेरेपी के जरिए, जैसे आपका थेरेपी सेंटर है, तो उसको आप कैसे ओवरकम करती हैं मतलब बच्चों के अंदर। ऑटिज्म को ठीक नहीं किया जा सकता, ऑटिज्म को मैनेज किया जा सकता है। अगर कोई ये कहता है कि ऑटिज्म सही हो गया या ऑटिज्म खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड फीलिंग वेल। मैं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अली हैदर, आप देख रहे हैं मेरी कामयाबी चैनल। आज की जो एपिसोड है वो एक स्पेशल एपिसोड है और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म के हवाले से। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सिद्रा सिद्दीकी, जो कि एक सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ जो है ये एजुकेशनिस्ट भी हैं और अपनी थेरेपी के ज़रिए और इसके साथ एजुकेशन के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना रही हैं। तो जानना चाहेंगे ऑटिज्म के बारे में, ये क्यों होता है और किस तरह इनकी वैरायटी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सिद्रा, मुझे ये बताइएगा ऑटिज्म के हवाले से कि ये क्यों होता है और किन बच्चों में होता है, उसकी कितनी वैरायटी होती है ऑटिज्म की। ऑटिज्म पहले तो थाउजेंड्स में कोई एक केस देखा जाता था, लेकिन आफ्टर कोविड और जब से स्क्रीन टाइम आया है, यानी कि जब से मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, तब से इनके केसेस ज्यादा देखने में आते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज ये बात मानी कम जाती है, क्योंकि ऑटिज्म के केसेस पहले भी थे बट इतने ज्यादा उनकी मैनेजमेंट कम थी तो लोग सामने नहीं आते थे। अब चीजें सामने ज्यादा आने लगी हैं। रहा सवाल कि क्यों होता है, इसके बारे में भी बहुत से मिथ्स हैं और बहुत सी रिसर्च हैं। कुछ रिसर्च ये कहती हैं कि ये हमारे डीएनए के अंदर ही मौजूद होता है और किसी भी खास इवेंट के बाद या किसी भी खास बीमारी के बाद या व्हाटएवर कोई भी एक्सवाइजेड रीजन के बाद ये ट्रिगर हो जाता है। और जो पोटेंशियल केसेस हमारे क्लिनिक्स में आते हैं उसमें जो देखा गया है कि प्रेगनेंसी में मदर्स को कोई इंजेक्शन या कोई इंजेक्शन या वैक्सीन दी गई या उनकी डाइट का ज्यादा ख्याल नहीं रखा गया या वो किसी खास डिप्रेशन से गुजर रही थी तो बच्चों में देखा गया, या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आई थी उसमें भी देखा गया। बच्चे को 6 महीने से लेके 1 साल तक या 1.5 साल तक बेहद स्क्रीन टाइम दिया गया, या कुछ केसेस में बच्चों को वैक्सीन, MR वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के बाद भी देखा गया कि ऑटिज्म एकदम से ट्रिगर हो गया। यानी कि बोलते हुए बच्चे थे, नॉर्मल खेलते हुए बच्चे थे, मामा बाबा बोलते थे, अपनी वांट्स एंड नीड्स का इजहार करते थे और वो अचानक से खामोश हो गए और उन्होंने खुद महवियत अख्तियार कर ली। ऑटिज्म बेसिकली खुद महवियत का ही नाम है कि बच्चा इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में नहीं रहता, लॉस्ट रहता है, खुद में खोया रहता है। उसके अंदर कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं, बाजू में बिहेवियर इश्यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली ऑटिज्म के अंदर 2 चीजें डिस्टर्ब होती हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चा बात नहीं कर सकता, बात करता है तो बहुत इनअप्रोप्रिएट वे में बात करता है। रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स बहुत मुतासिर होती हैं और उनके सेंसरी इश्यूज डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरीके से काम नहीं करते, उनके सेंसरी प्रोफाइल डिस्टर्ब होता है, इसे ऑटिज्म कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सेंसिस जो इश्यूज हैं तो हम उसको थेरेपी के जरिए, जैसे आपका थेरेपी सेंटर है, तो उसको आप कैसे ओवरकम करती हैं मतलब बच्चों के अंदर। ओके, सो ऑटिज्म को ठीक नहीं किया जा सकता, ऑटिज्म को मैनेज किया जा सकता है। अगर कोई ये कहता है कि ऑटिज्म सही हो गया या ऑटिज्म खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ऑटिज्म की वेरिएशंस होती हैं जिसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड मॉडरेट, मॉडरेटली सिवियर, सिवियर, एक्सट्रीमली सिवियर, प्रोफाउंड और एक्सट्रीमली प्रोफाउंड के ये थ्रेशोल्ड्स हैं जिसमें हम बच्चे को कैटेगराइज करते हैं। लेकिन दे से दैट इफ यू हैव सीन वन चाइल्ड विद ऑटिज्म, यू हैव सीन जस्ट वन चाइल्ड विद ऑटिज्म। यानी कि हर ऑटिस्टिक बच्चा बिल्कुल अलग होता है। आप हर बच्चे को एक कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। ऑटिस्टिक बच्चा हर बच्चा अलग है, उसके इश्यूज अलग हैं और इसी तरीके से उनकी मैनेजमेंट के साथ डिपेंड करता है कि हमने उनको कैसे मैनेज किया है, घर का माहौल कैसा है, घर पे कितनी तवज्जो दी गई है और किस तरीके से और कितनी अच्छी थेरेपीज दी गई हैं। थेरेपीज सिर्फ कोई मेडिसिन या कोई दवाई या ये कह लें कि एक
यानी कि मखसूस वक्त के अंदर कराया गया सेशन नहीं होता। थेरेपी एक पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है। थेरेपी के अंदर ये दिखाया जाता है बच्चे के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके पेरेंट्स को कि वो किस तरीके से इसके बिहेवियर्स को समझें, उनकी नीड्स को समझें और उस तरीके से बच्चे के साथ काम करें। हम ऑटिस्टिक बच्चे के साथ उनके एरियाज को असेसमेंट करने के बाद ये देखने कि बच्चे को क्या क्या नीड है। अगर बच्चा सेंसरी इश्यूज के साथ आ रहा है या बच्चे की फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स नहीं है या बच्चा जो है वो ऊंचाई से डरता है या उसको ऊंचाई का सेंस ही नहीं है, यानी कि वो ऊंची ऊंची जगहों पे जाकर भी उसको ये डर नहीं लग रहा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, और अगर वो अपने हाथों को या पैरों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा, टू वॉकिंग कर रहा है या उसका पूरी बॉडी का बायलैटरल कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हुआ है, तो बच्चे को ऑक्यूपेशन थेरेपी सजेस्ट की जाती है। इसी तरीके से बच्चे जब अपनी नीड्स का इजहार नहीं कर पाते तो उनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स होते हैं। बाज़ बच्चे स्पिनिंग करते हैं, बाज़ बच्चे स्टिमिंग करते हैं, चीखते हैं, काटते हैं, उनके सेंसरी इश्यूज ओरल सेंसिटिविटी के साथ होते हैं, तो वो मुस्तकिल हर चीज मुंह में डाल रहे होते हैं, घर का फर्नीचर चबा जाते हैं, हर चीज मुंह में ले रहे होते हैं, टूथब्रश नहीं करवाते, बाल कटवाने में, नाखून कटवाने में, कपड़े पहनने में तंग करते हैं, चीखते हैं, रोते हैं। तो ये तमाम इश्यूज जो है वो ऑक्यूपेशन थेरेपी में कवर होते हैं। हाँ, लेकिन बच्चा बैठ नहीं रहा, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, ये सबसे मेजर जो है ना रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम देखते हैं बच्चे के अंदर, क्योंकि वो बच्चा हाइपर एक्टिव बहुत होता है, आंखों में आंखें मिलाकर देखता नहीं है, इसके साथ साथ बात नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता। आप नाम लेते रहेंगे, हमें लगेगा कि शायद बच्चा सुन नहीं रहा, लेकिन बच्चा सुन रहा था बट उसे उस नाम पर रिस्पॉन्स देना नहीं आता, उसकी न्यूरल ट्रांसमिटर्स उसकी मसल्स के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, समझ रहा होता है, सुन रहा होता है बट बोल नहीं रहा होता, उसको बोलना नहीं आता, लैंग्वेज नहीं आ रही होती, तो उसके लिए फिर उसकी बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी रेकमेंड की जाती है। यानी इसके जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स की वजह से भी ये ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं। जी, आप ऐसे भी कह सकते हैं और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं कि किसी बीमारी की वजह से होना। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं कि एक जहन का मॉड्यूलेशन ही ऐसा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम आम लोगों को न्यूरोटिपिकल कहा जाता है और ऑटिस्टिक बच्चों को न्यूरो डाइवर्स कहा जाता है, क्योंकि उनका ब्रेन फंक्शन ही एक अलग मुख्तलिफ तरीके से करता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ऑटिज्म एक मुख्तलिफ तरीके से जहन की कंडीशनिंग होती है, उसके साथ बच्चा चलता है। इसी तरीके से आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जहन किसी और डायरेक्शन में गया हुआ है, लॉस्ट हुआ है, तो मैं उसको इस दुनिया में वापस ला सकता हूँ। उसको ट्रेन करके, उसकी थेरेपीज करके हम बच्चे को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं, उसकी एडीएस यानी कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ के अंदर उसको ट्रेन कर सकते हैं और उसको कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। अच्छा, मतलब पेरेंट्स अपने इस बच्चे के अंदर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? शुरू के जो इनिशियल स्टेज होते हैं उसी में आइडेंटिफाई हो जाता है या ये आगे जाके किसी भी एज में ये मतलब इस तरह की बीमारी नमूदार हो सकती है? अगर बच्चा बाय बर्थ ऑटिस्टिक है तो उसके फीचर्स 6 महीने से ही नजर आने लगते हैं। अच्छा। ठीक है, बच्चा आवाजें निकालता है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, जो बच्चे क्रॉलिंग करते हैं वो उनकी क्रॉलिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बच्चों की हैंड फ्लैपिंग होती है, बच्चे डिफरेंट तरीके से एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते। 1 साल से 1.5 साल के अंदर अंदर देखा जाता है कि बच्चा नाम पर रिस्पॉन्स नहीं करता, नॉर्मली बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाबा, दादा, ताता, गुगू ऐसी आवाजें निकालने लगते हैं। ये बच्चे ऐसी आवाजें नहीं निकालते, ये बच्चे कुछ भी नहीं बोलते, आई कांटेक्ट इनका सही नहीं होता और बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, उछलते रहते हैं या फिर बिल्कुल लॉस्ट रहते हैं। तो ये जो इनिशियल एजेस होती हैं इनके अंदर इनके रेड फ्लैग्स देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा इशू जो आता है बच्चों के वो खाने में आता है। सिर्फ दूध पिएंगे या फिर सख्त चीजें खाएंगे, क्रंच खाते हैं, जो ओरल सेंसिटिविटी के साथ बच्चे होते हैं। तो ये 1 साल से लेकर 2 साल तक, इवन 8 महीने के अंदर भी रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई होने लगते हैं। इनअप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करना, एक अलग तरीके से बच्चा खेल रहा होता है, एक कहते हैं ना फंक्शनल प्ले है, ओरिएंटेड प्ले है, इन बच्चों का प्ले भी ओरिएंटेड नहीं होता। ये हर चीज की लाइनें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को ब्लॉक दूंगी तो वो ब्लॉक को स्टैक करेगा, उसका टावर बनाएगा, उसको ज्वाइन करेगा। ये बच्चे लाइन बनाते हैं या फिर डिसओरिएंटेड प्ले करते हैं, यानी कि खेलने की चीजों को उछालना या तोड़ देना या फेंकने के बाद उनकी आवाज को सुनना। ये मुख्तलिफ किस्म के रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि इन बच्चों में नजर आ रहे होते हैं और ये हम अर्ली एज से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो थेरेपी सेंटर है ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से काम करता है इनकी थेरेपी के लिए, और दूसरे जो डिजीज हैं या बीमारियां हैं उसके हवाले से भी उनको रिकवर करता है? हम एक स्पेशल नीड्स हमारा इदारा है और जितने भी स्पेशल नीड्स के डिसऑर्डर्स हैं उन तमाम डिसऑर्डर्स की थेरेपीज यहाँ पर दी जाती हैं। लेकिन मोस्टली जो आजकल थ्रेशहोल्ड है सिर्फ हमारे क्लिनिक में नहीं, तमाम हॉस्पिटल्स में, तमाम थेरेपी सेंटर्स में वो ऑटिज्म का थ्रेशहोल्ड ज्यादा है।
है, ऑटिज्म के बच्चे ज्यादा हैं, तो ज्यादा हमारा फोकस इस तरफ ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास डाउन सिंड्रोम के, सेरेब्रल पाल्सी के, डिसलेक्सिया के बच्चे और डैंडी वॉकर सिंड्रोम, ADHD और हेयरिंग डिसऑर्डर के साथ, कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ ये बच्चे आते हैं, और ब्लाइंड बच्चे भी आते हैं जिनकी थेरेपीज दी जाती हैं। अच्छा, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये इनको हम बीमारियां ही कह सकते हैं या नहीं? बीमारी कहना एक बीमारी अलग होती है, बीमारी तो ठीक हो जाती है, ठीक है, बीमारी को हम दवा से सही कर सकते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है, फंक्शनल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हर डायग्नोसिस का जो डिसऑर्डर है वो डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे ऑटिज्म है, ऑटिज्म एक डिसऑर्डर नहीं है, ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मींस कि आप उसको थेरेपीज के जरिए से रिवर्स या मैनेज कर सकते हैं। ये ब्रेन कंडीशनिंग ही ऐसी है। हाँ, अगर डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम बच्चा बाय बर्थ है, ठीक है, तो ये एक डिसऑर्डर है बट बीमारी नहीं है। ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है जैसे मे बी पॉसिबल प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या और भी मसले मसाइल हो, तो उनकी वजह से भी ये हो सकता है? जी, can be one of the factors। अच्छा, आपके सितारे को कितना टाइम हो गया इस काम करते हुए और इस फील्ड में आना कैसे हुआ आपका? इस फील्ड में तो मुझे तकरीबन 13-14 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 14 साल होने वाले हैं। मैंने अपना जो करियर का जर्नी था वो एज अ AMI ट्रेन डायरेक्टर से स्टार्ट किया था। मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने अपनी जो सबसे पहली डिग्री हासिल की वो एसोसिएशन मॉन्टेसरी इंटरनेशनल हॉलैंड के साथ एफिलिएटेड इदारा है पाकिस्तान में। वहां से मैंने अपनी मॉन्टेसरी की डिग्री हासिल की, जिसमें हम 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हैं, और इसमें स्पेशल नीड्स बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों होते हैं, जिसमें हम एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं। तो इस दौरान मैंने तकरीबन 10 से 11 साल बच्चों के साथ काम किया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मैंने पाकिस्तान के बहुत अच्छे इदारों के साथ काम किया, एफिलिएटेड रही और बहुत काम किया इस हवाले से। फिर कोविड आ गया और कोविड के अंदर हम सब बंद हो गए, बट कोविड के अंदर जब कुछ मसले ऐसा है कि बच्चे बाहर नहीं जा रहे थे, बच्चे खेल नहीं रहे थे, और जब कोविड का लॉकडाउन हटता था तो हम वापस जब स्कूल में बच्चों को देखते थे तो वो बच्चे वैसे नहीं होते थे जिनको हमने अपने सामने बड़ा होता हुआ देखा। वो बच्चे बड़ा अजीब बिहेव करते हुए आते थे। एक तो वो लॉस्ट थे, उनके बिहेवियर्स अजीबोगरीब थे, वो हाइपर हुए हुए थे, उनकी मैनेजमेंट वैसी नहीं थी जैसी एक नॉर्मल हमने देखी थी, क्योंकि वो तो बच्चे हमारे हाथों के पले हुए थे, हमारे सामने बड़े हुए थे। इवन उनके बहन भाइयों के साथ भी मदर्स की अलग अलग कंप्लेंट्स आती थी। तो नॉर्मली लोग उस वक्त डिनाइल फेज में भी थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ऑटिज्म है क्या। बीइंग अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स मैंने इन चीजों को देखा हुआ था, डिटेल में पढ़ा हुआ था, तो मुझे वो चीजें दिख रही थी, बट स्टिल मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इस पे काम कैसे करना है। तो क्लियर तो हो गया था कि हाँ, बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, बच्चा ADHD की तरफ जा रहा है, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन नहीं है, ये नॉर्मलाइज बच्चा नहीं है, इसके जो माइलस्टोन्स जिस तरीके से होने चाहिए थे वो वैसे रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे मॉन्टेसरी के अंदर। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि पाकिस्तान में ऑटिज्म की पढ़ाई कहाँ पर है, किस यूनिवर्सिटी में है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑटिज्म के हवाले से कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। तो इसी दौरान मेरे घर में भी बच्चा था, मेरी बहन का सबसे छोटा बेटा, उसको मैंने खालाओं हूँ तो जाहिर सी बात है बच्चों के साथ खालाओं का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और सबसे छोटा बच्चा था तो मेरा उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। बीइंग अ मॉन्टेसोरियन मैं उसके साथ बहुत इन्वॉल्व रहती थी और मोस्टली मेरे पास ही रहता था। तो जब कोविड था तो उसका भी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था। व्हाट एल्स कुड वी डू एक्सेप्ट एक्सट्रीम प्ले भी करें तो कितना करें, और सारा टाइम मदर अपने बच्चों को भी देख रही है तो उसको कहीं ना कहीं तो एक राह फरार चाहिए होता है। जैसे नॉर्मली एक मदर को अपना रेस्टिंग टाइम चाहिए होता है, बच्चा बाहर चला गया खेलने के लिए, लेकिन उसका वो टाइम नहीं हम दे सके बिकॉज हम बाहर नहीं भेज सकते थे। तो बच्चे ने स्क्रीन देखी और स्क्रीन उसने ज्यादा देखी, और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से वो बच्चा हाइपर हुआ। हाइपर होने के साथ साथ उसकी 1.5 साल 2 साल तक स्पीच नहीं आई। पहले बाबा मामा बोलने लगा, बैबलिंग करता था, फिर बैबलिंग करते करते वो और रिवर्स हो गया, उसके सेंसरी इश्यूज नजर आने लगे। लाइक एक रात ऐसी गुजरी कि वो सारी रात बैठा हुआ सिर्फ AC की लाइट देखता रहा और हाथ हिलाता रहा। तो उस वक्त में रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लाइक बच्चा ऐसे नहीं बिहेव करता कि पूरी रात AC की लाइट देखता रहे और उसके सामने बैठा हुआ हवा ले रहा है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। तो इस एज का बच्चा तो सोता है और वो पूरी रात सोता नहीं था, या तो वो बैठा रहता था, पंखा घूमता हुआ देखता रहता था, या फिर वो उछलता रहता था। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ, डॉक्टर्स के पास लेकर गए। डॉक्टर्स ने कहा टाइप्स ऑफ ऑटिज्म है, थेरेपीज की तरफ लेकर जाएं, कुछ समझ नहीं आता था, थेरेपीज करवाते रहे।
बहुत टाइम तक। तो एक डिप्रेशन का फेज गया, पेरेंट्स परेशान रहे, बट पेरेंट्स भी डिनायल फेज में रहते थे कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी देर में की बात है, खेलेगा कूदेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये मसला बढ़ने वाला है। उसी वक्त मेरी अपनी भी स्ट्रगल चल रही थी। मैं अपनी स्कूल्स के अंदर, मॉन्टेसरीज के अंदर बच्चों को ऐसे देखती थी। तो फिर मैंने पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से स्पीच थेरेपी की डिग्री में मैंने अपने आप को एनरोल किया, वहाँ एडमिशन लिया और मैंने एज ए स्पीच थेरेपिस्ट अपना जर्नी स्टार्ट किया। और साथ साथ मैं अपने क्लिनिकल रोटेशंस भी करती रही, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस हासिल किया। और डिग्री के साथ साथ ही मैंने अपनी सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट की डिग्री IBCCS से हासिल की। फॉर्चुनेटली मैं लकी थी कि मुझे साइड बाय साइड ही तमाम एजुकेशन को करने का मौका मिला और मैं पढ़ती भी गई और मुझे मौके भी मिलते गए। मैंने बाहर भी ट्रैवल किया, दुबई से मैंने इसके एग्जाम्स क्लियर किए और अपनी दूसरी सर्टिफिकेशंस के लिए भी मैंने ट्रैवल किया। जहां जहां जो जो मौके मिल सकते थे मैंने उनको एक्सप्लोर किया और अल्लाह ताला बहुत रहीम बहुत करीम थे, सारी तारीफ मेरी रब की है। उन्होंने मेरे लिए रास्ते भी बनाए और हमने इस रास्ते के ऊपर, दुश्वार रास्ता था, मुश्किल था, लेकिन अपना जर्नी कंप्लीट किया। लेकिन जो साथ में मेरी मोटिवेशन थी वो सिर्फ मेरा रयान था, क्योंकि मैं अपने घर में बच्चे को देखती थी तो मुझे ये होता था कि इसको ठीक करना है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। सब नजरें मुझ पर उठी थी कि ये खाला है ना, ये इसकी फील्ड के, ये देख लेगी, कर लेगी। थेरेपीज में लेके जाना, भागना दौड़ना, हमने पाकिस्तान पूरा कराची का चप्पा चप्पा छाना और बच्चे का मसला बजाय ठीक होने के और बढ़ता जाता था, कोई रिजल्ट नजर नहीं आता था। वो एज ही ऐसी थी कि उसके ऊपर रिजल्ट नजर कम ही आना था और बच्चे के साथ हम भी कोताही करते थे। जो एहतियात बताई जाती थी वो हम मैनेज नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी अपनी भी स्ट्रगल चल रही होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को समझा। थेरेपिस्ट ने जिन इदारों से हमने थेरेपीज दी उन्होंने हमें गाइड किया। पहले तो हम लड़ते रहे कि नहीं ऐसे नहीं, यूं यूं ऐसे वैसे, जैसे एक नॉर्मल स्ट्रगल होती है पेरेंट की। फिर हमें समझ आना शुरू हुआ जब मैंने भी इसको स्टडी किया एज अ पेरेंट और फिर एज अ थेरेपिस्ट, तो मुझे दोनों साइड ज्यादा क्लियरली नजर आना शुरू कि नहीं एज अ थेरेपिस्ट मैं ये ठीक कह रहा है, एज अ पेरेंट मैं नहीं यहाँ पर गलती करूं। तो मैंने इन दोनों तरफ से, कहीं बच्चे को कुछ और ना हो जाए या कोई मसला क्रिएट हो जाए, बिल्कुल पेरेंट्स इस फेस में रहते हैं। बिल्कुल। और थेरेपिस्ट जो होता है ना वो तमाम डायमेंशन से चीजों को देख रहा होता है। एक पेरेंट सिर्फ एक बच्चे पे फोकस होता है, उसको तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन मैं एज अ पेरेंट उसकी खाला थी, उसके साथ रहती थी, लेकिन एज अ थेरेपिस्ट भी मैं निगाह अपनी खुली रखती थी। मैंने और लोगों से भी देखती थी और सेंटर्स में मेरे और जो कलीग्स थे उनके बच्चों में भी ऑटिज्म था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझना आसान हुआ और अल्लाह ने फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को हम पर आसान करना शुरू किया। अच्छा, मैं अपनी सोसाइटी में भी देखता हूँ इस तरह के केसेस जो होते हैं और दूसरे जो केसेस हैं, बच्चे मतलब उनको पेरेंट्स क्या करते हैं, वास्ट टाइम तो घर में ही रख लेते हैं और मतलब उनको इस तरह थेरेपी सेंटर लेके नहीं जाते ना कहीं, बस उनके साथ वैसे ही उनको मतलब उनकी लाइफ ऐसी मतलब चल रही होती है। तो उनको आप क्या आइडिया देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगर पेरेंट इतना एजुकेटेड है कि वो अपने बच्चे के साथ घर में काम कर सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को सिर्फ लॉस्ट छोड़ा हुआ है, उसकी खुद महवियत से बाहर नहीं निकाला, फ्रेंड सर्कल होगा या उसके दोस्त वगैरह हो गए, वो भी उनका कुछ मजाक उड़ा रहे होते हैं या उनसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं और मतलब तफरीयां इस तरह चल रही होती हैं सोसाइटी के अंदर भी। जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, जिनके सिर्फ कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं, वो मोस्टली आइसोलेटेड बच्चे होते हैं, उनको अपना दिफा करना नहीं आता। माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चों की बहुत कंप्लेन आती है। जो बात आप कह रहे हैं, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एग्जैक्टली ये केसेस हमारे पास मदर्स के आते हैं कि बच्चा बहुत बुली हो रहा है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे का ब्रेन जो है बिल्कुल स्ट्रेट फंक्शन करता है। वो जो सोचेगा वो बोलेगा, उसके मुंह में फिल्टर नहीं होता, और जब वो बोलेगा तो फिर वो तब बोलेगा जब उसके इमोशनल बर्स्ट आउट्स होंगे। ठीक है, उसको इमोशनली रेगुलेट करना नहीं आता, वो उसको चलाकी नहीं आती, वो दिफा नहीं करेगा, या तो वो मार खा के आएगा या फिर वो मार के आएगा, या फिर वो सह के आएगा या फिर वो घर आकर रोएगा, और वो अपने एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा वीक होता है। हाँ, या फिर वो बोलेगा ही नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर लाजमी बोलेगा। तो जब बिहेवियर खराब हो रहे होते हैं ना, बच्चा एग्रेसिव हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत सुन के या गलत सह कर आ रहा होता है। तो डिपेंड करता है कि पेरेंट किस तरीके से लेके चल रहे हैं। जो पेरेंट सेल्फ एजुकेट कर लेते हैं, खुद को हेल्प ले लेते हैं और अर्ली इंटरवेंशन के साथ काम कर लेते हैं, तो बच्चे इस स्पेस से बहुत हद तक मैनेज हो जाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि लगता है कि ऑटिज्म है ही नहीं, वो इतना अच्छा से सीख चुके हुए होते हैं। लेकिन हाँ, सिवियर इश्यूज के साथ बच्चे होंगे, ऑटिज्म उनका सिवियर प्रोफाउंड थ्रेशोल्ड पर मार्क हुआ हो, उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर वो
मार्क कर दिए गए हों कि जी बच्चे के साथ इश्यूज ज्यादा हैं, इनको फौरन इमीडिएट थेरेपीज की जरूरत है और माँ बाप थेरेपीज ना करवाएं, तो उन बच्चों के केसेस हमने बहुत खराब देखे हैं। मतलब अगर बच्चा 7 साल से ऊपर चला गया है और उसने थेरेपीज नहीं ली है और उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उसको चीनी भी खूब सारी खिलाई जा रही है, उसका डाइट इंटेक सही नहीं है, उसका गट खराब है और उसको इस तरीके से मैनेज नहीं किया गया है, तो फिर उस बच्चे के ऊपर काम करना बहुत 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 मुश्किल होता है। क्योंकि ये बच्चे आम बच्चों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इनके अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा होते हैं। जब इनके मेल्टडाउन आते हैं तो ये चीजों को बहुत जोर से फेंकते हैं, अपने सर को बहुत जोर से मारते हैं, और जब इनके मेल्टडाउन आते हैं तो गुस्से में अपने आप को बहुत ज्यादा एग्रेसिव और कहना चाहिए भारी और वजनी कर लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि इसके अंदर 3 बच्चों की ताकत आ गई, लेकिन उनकी एक्सप्रेशंस और उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, वो अपनी एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पा रहे होते। तो जब बच्चा 7 साल से बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत मसला होता है, क्योंकि फिर फीमेल थेरेपिस्ट की भी एक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है, फिर मेल थेरेपिस्ट हायर किए जाते हैं, मेल थेरेपिस्ट बहुत कम है। इवन घर के अंदर भी माएँ भी हकने लगती हैं, आप हर वक्त तो मर्द को नहीं रख सकते ना साथ में, तो इसलिए कहा जाता है कि अर्ली इंटरवेंशन प्लान, अर्ली एज थेरेपीज, जल्दी काम करें। 2 से 7 साल के जो इयर्स हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि इसी एज में मॉन्टेसरी भी कहती है कि लैंग्वेज और सब चीजें, इवन बिहेवियर, उसकी ट्रेनिंग, उसका कंसंट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग 2 से 7 साल के अंदर ठीक हो जाता है। अर्ली स्टेज में काम करने तो बिल्कुल 2 से 7 साल तक की एज में जो बच्चे का जहन होता है ना, उसका जो दिमाग होता है वो एक स्पंज की तरह होता है, एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, उनकी टेंडेंसीज होती हैं, इनके सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं। स्पंज के अंदर मैं जो रंग डालूंगी ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर मेरा ब्रेन एक स्पंज की तरह है, अगर मैंने उस स्पंज को जो उसका जो एब्जॉर्बेंट माइंड चल रहा है, एक्टिवेटेड है, अगर मैंने उसमें उस रंग जितने रंग डाल दिए और सही रंग डाल दिए तो उसमें जज्ब हो जाएंगे। अगर उसको मैंने उसके अंदर एब्जॉर्बेंट माइंड के अंदर मैंने वो सही इंप्रेशंस नहीं दिए तो फिर वो बच्चा जो है वो स्पेस से बाहर निकल जाएगा। हाँ, थेरेपीज फिर भी होती हैं, रिजल्ट फिर भी आता है, लेकिन बहुत स्लो उसका प्रोसेस होता है, और थेरेपिस्ट के लिए और पेरेंट के लिए उसको डील करना बहुत टफ होता है। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूँ। जैसे हम देखते हैं अब बहुत अर्ली एजेस में बच्चों को स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता है, बहुत छोटी उम्र में होता है, वो रो रहे होते हैं सुबह आते में और चीख रहे होते हैं। तो ये तो हमारे टाइम से ही था, मतलब ये सब हम लोग रोते हुए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अर्ली एजेस में बच्चों को स्कूल में एडमिशन करना चाहिए, उनको पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए ताकि वो थोड़ी अपनी नींद वगैरह पूरी कर सकें? बहुत से बच्चे सो भी होते हैं आके ऐसे। देखें, स्कूल में भी वैरायटी है ना। अगर मैं अब्रॉड की बात करूं तो वहां पर तो 5 साल से पहले आप स्कूल ला ही नहीं सकते, वहां पर सिर्फ प्ले बेस्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको प्ले ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। और वहां पर बच्चा जाता है और सिर्फ प्ले करता है, लर्न करता है, खेलता कूदता है और आ जाता है, लेकिन वो प्ले ओरिएंटेड प्ले होता है, ठीक है, पर्पसफुल एक्टिविटीज होती हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितना हम दूसरे ममालिक में देखते हैं। मिडिल ईस्ट साइड पर भी मॉन्टेसरी और स्कूलिंग का रुझान है, लेकिन वहां पर बोर्ड से पढ़ाया जाता है, कॉपी किताब से पढ़ाया जाता है और डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर तो सब चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर, मदरसा भी है और किताबें और बोर्ड वाली पढ़ाई भी है जो कि 2.5 साल के बच्चों को बिठा के कराया जा रहा है, और मॉन्टेसरी और प्ले ग्रुप एनवायरनमेंट्स भी हैं। जो आप बात करें ना कि 1.5 साल 2 साल का बच्चा स्कूल आ गया, उसका वक्त खेलने का है, ठीक है, उस वक्त उसने हर उस नेचर की चीज को अब्सॉर्ब करना है जो कि अल्लाह ने उसके लिए बनाई है। अल्लाह ने उसके लिए धूप बनाई है, मट्टी बनाई है, घास बनाई है, पत्थर बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट है, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, ये चीजें बनाई हैं, और ये बच्चा इसी में रहे तो उसके लिए अच्छा है। आप जितना उसको नेचर से दूर करेंगे वो उतना ज्यादा डिसओरिएंटेड होगा, उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, उसकी फाइन एंड ग्रॉस एक्टिविटीज डिस्टर्ब होंगी, मदर्स खुद से काम करती रहती हैं, ये चीज ठीक नहीं है। अगर 2.5 साल का बच्चा एक प्ले बेस्ड मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में आ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हर वो चीज सिखाई जाती है जिससे बच्चे का जहन स्कैफोल्ड होता है, खुलता है, उसकी फाइन एंड ग्रॉस एक्टिविटीज जो है ना वो लर्न करता है, उसकी पूरी बॉडी एक एक सेल उसका जो है वो ट्रेन हो रहा होता है, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज होती हैं और वो पर्पसफुल एक्टिविटीज होती है, वो डायरेक्टर्स जानती है। लेकिन अगर 2.5 साल के बच्चे को आपने पूरा दिन, यानी कि 3 घंटे का या 4 घंटे का स्कूल है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो बच्चे की जिबिल्लत है उछलना, खेलना, कूदना, एक्सप्लोर करना, आपने उसकी जिबिल्लत को रोक दिया। पढ़ तो वो जाएगा, लिख भी हो जाएगा, वो हो सकता है बहुत हाई आईक्यू लेवल का बच्चा, क्योंकि हर बच्चा एक ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लर्निंग पैटर्न उसके रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। एक मॉन्टेसरी का जो एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर बच्चा
हर हिसाब से पूरा होता है, उसमें कोई खला नहीं है, उसमें कोई ग्लिच है ही नहीं, आज तक कोई नहीं कर सका। जो मैंने मॉन्टेसरी में पढ़ा, जो मेरी ट्रेनिंग हुई, मैंने इतनी डिग्रीज आगे ले ली, बट मेरा वही चीज काम आई। हर चीज की बेस मॉन्टेसरी है। मारिया मॉन्टेसरी ने जो लिख दिया, जो बनाकर चली गई, जो मटीरियल बताकर चली गई, जो पेडागोजी देकर चली गई, बस वो खत्म है। कयामत तक मैं कहती हूँ उसमें चेंजेस कर लें आप, लेकिन उसकी बेस रूट वहीं से निकलेगी। इवन साइकोलॉजी की हर फील्ड में वही चीज जुड़ रही है, वही मेथोडोलॉजी जुड़ती है, वही साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज जो है उनका एसोसिएशन होता है, बस उनकी वर्ड्स और उनकी वेरिएशंस डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन जो बेस लाइन है वो मॉन्टेसरी ही है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जो बच्चा है छोटी एज का, तो उसको चाहिए कि दूसरी जो एक्टिविटीज हैं खेलने कूदने की, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए एज कम्पेयर टू वो मतलब रट्टे लगाने और चीजें लिखने लग जाए। बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जो गरीब से लोग होते हैं, जो कि अक्सर झुग्गियों में रहने वाले लोग होते हैं, मैंने उनके बच्चों में आज तक ऑटिज्म नहीं देखा, ना कोई ज़हनी बीमारी देखी। वो झुग्गियों में रहते हैं, वो सारा दिन मिट्टी में रहते हैं, इवन उनके पास खरीदने का फीडर भी नहीं होता। जो 7 अप की बोतल होते हैं डिस्पोजेबल, उसके ऊपर निपल लगा के बच्चों को दूध पिलाती हैं उनकी माएं, और वो भूसी टुकड़े खाते हैं। उनके यहाँ गोश्त खाने के पैसे मैसर नहीं होते। कचरा उठाने वाले के बच्चे, लेकिन वो देखिए वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो बड़े से बड़े इंसान को बेच देंगे। यानी कि मैंने स्टॉल्स पे देखा है, पठानों के जो बच्चे होते हैं वो कितने ज़हीन होते हैं, वो टिप्स पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। वो कहाँ से सीख रहे हैं? पहाड़ी बच्चे, मैंने ट्रैवल किया, मैंने पहाड़ों के बच्चे देखे, वो इतने ज़हीन होते हैं। नॉर्मल असली ग़िज़ा खाते हैं, देसी घी खाते हैं, और पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पत्थरों से और मिट्टी से खेलते हैं, और सारा वक्त धूप में रहते हैं। ना इनके बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ना ये B12 के डेफिशिएंट होते हैं, ना इनमें कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ना इनके दांत खराब होते हैं, ना इनकी स्किन खराब होती है, ना इनके बाल खराब होते हैं, इवन इनके पेट खराब नहीं होते। हमारे भी बच्चों के साथ पेट के मसले बहुत हैं, और सबसे पहले दांत कमजोर हो रहे हैं, हाँ, टाइम पे दांत नहीं निकल रहे, और जो है ना आईज में इतने डार्क सर्कल्स हुए हैं, स्किन का रंग पेल हुआ है, बच्चा खा नहीं रहा, चिड़चिड़ा हुआ है, उसको भूख नहीं लग रही, पेट में कीड़ों की शिकायत आ रही है। ये सारे मसाइल के साथ बच्चे हमारे पास आते हैं। और जब बच्चा स्पीच थेरेपी के लिए आता है मेरे पास एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चे का पेट कैसा है। हर बच्चा क्या मैं बोलूं, 90% बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा स्पेशली, गट के मसाइल का शिकार होता है। और जो स्पीच डिले के साथ भी बच्चे आते हैं, या तो वो पिकी ईटर होते हैं, या तो बहुत टाइम तक अंगूठा या निपल चूसते हैं, फीडर पी रहे होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ उनका खाने में डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से उनके पेट में डिस्टर्बेंस होती है। बाज़-औक़ात पेट के ही मसाइल इतने खतरनाक होते हैं कि वो उनके ब्रेन तक मसाइल को सॉल्व नहीं करने दे रहे होते हैं। यानी कि गट इश्यूज खराब होने से ब्रेन फंक्शनिंग खराब, बीमार भी हो जाते होंगे बहुत ज्यादा। बीमारी जाहिर, पेट खराब है तो हर चीज खराब है, और पेट खराब है तो कॉग्निशन खराब है, पेट खराब है तो इंटेलिजेंस खराब है। वो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, उसके बिहेवियर्स अजीब से हो रहे हैं, वो अपने आप में जूझ रहा है, तो उसकी कॉग्निशन इंप्रूव नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, आप एज ए थेरेपिस्ट काम कर रही हैं, तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह आप मैनेज करती हैं? ऐसी बात है तो डिफरेंट लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा टेंस माहौल होता है, बच्चों को बार बार वो रिपीटेशन ऑफ वर्क कर रहा होता है, तो उससे मतलब कैसे मैनेज करती हैं? ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है, और अल्लाह ताला ही इस चीज को मैनेज करवाता है। थेरेपिस्ट चाहे कोई भी हो, उसका काम फिजिकल और इमोशनल दोनों ड्रेन होने वाला काम है। यानी कि हमें फिजिकली इमोशनली हमेशा प्रेजेंट होना है। हमारे साथ अंदर कुछ भी चल रहा हो, हमारी फैमिली में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जब हमारे सामने पेरेंट बैठा होता है, वो रो रहा होता है ना, और वो कहते हैं मेरा बच्चा ठीक कर दें, तो उस वक्त हमें अपना कुछ भी याद नहीं रहता। हमें सिर्फ उस वक्त प्रेजेंट होना होता है बच्चे के लिए, उसके माँ बाप के लिए। क्योंकि जो बच्चे ऑटिज्म के साथ या दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, उनके माँ बाप की स्ट्रगल इतनी खतरनाक होती है कि वो रात को सोते हुए भी सोते नहीं है। माँ कहती है हम 6-6 साल से नहीं सोए। बिल्कुल, एक मेंटली प्रेशर मैंने लिटरली माँ को महीनों में बूढ़ा होते हुए देखा है। लिटरली मैंने महीनों को में बूढ़ा होते हुए देखा है। एक ऑटिस्टिक माँ की स्ट्रगल सिर्फ ऑटिस्टिक माँ ही जानती है, और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो बच्चा ना शक्ल से दिख रहा है, और ना उसके साथ कोई ऐसी जो है वो फिजिकली कोई डिसेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन जो उसको मैनेज करने वाला जानता है ना, वही जानता है। तो हम सुबह से लेकर रात तक थेरेपिस्ट के साथ, पेरेंट्स के साथ हम यही सुनते हैं, और फिर फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें हमारी भी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। हमें भी एक पावर चाहिए होती है, हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होती है, और अगर हमें वो मोटिवेशन ना मिले तो हम बहुत डाउन हो जाते हैं। और एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हमारे गले बहुत खराब रहते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ बहुत क्लोज काम करते हैं। स्पीच में तो आप डिस्टेंस रख ही नहीं सकते ना, मास्क तो मैं लगा ही नहीं सकती। बच्चे मास्क लगा लूंगी तो बच्चा मुंह कैसे देखेगा मेरा बात करते हुए।
तो मुझे अक्सर इन्फेक्शंस बहुत लगते हैं, तो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं वॉक पे ना जाऊं, अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं, तो हमारा सारा दिन बैठने का काम है, हम वेट पुट ऑन करने लगते हैं। बीइंग अ फीमेल हमारे हार्मोन्स मुतासर होने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेसफुल टाइम देख रहे होते हैं। एक नॉन वर्बल बच्चे के साथ 7 घंटा 8 घंटा कम्युनिकेट करना, बात करना, उसके बिहेवियर्स को बर्दाश्त करना, फिर उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, इस सब में आपकी बहुत एनर्जी लग रही होती है। तो हमें खुद को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ हम नहीं, जितनी भी थेरेपिस्ट और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन सब की लाइफ जो होती है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है। तो हमें अपनी डाइट का, हमें अपनी एक्सरसाइज का, हमें अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल उतना ही जितना एक पेरेंट को हम गाइड करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम जूझ जाते हैं। बिल्कुल, जब मैं इंटर हुआ यहाँ पे और फिर मैंने यहाँ का जो एनवायरनमेंट देखा, जिस तरह आप लोग मेहनत के साथ आपकी टीम जो सब काम कर रहे हैं, और वो बहुत ही एफर्ट्स हैं आप लोगों की, जिस तरह इस एनवायरनमेंट के अंदर काम आप कर रहे हैं। मैं अभी चंद मिनट पहले आपकी वो थेरेपी देख रहा था, बच्चे के साथ किस तरह मैनेज कर रही थी, तो एक स्ट्रगल है। हम आम बच्चा अगर हमारे साथ सामने रो रहा है या रिपीट मतलब बार बार तंग कर रहा है, तो हम उससे लग जाते हैं जी। ये चीज है। तो फिर ऑटिस्टिक बच्चे के साथ डील करना बहुत हार्ड। एक फॉर्मूला है, सबर 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 सबर, बस सिर्फ सबर करना होता है। पेरेंट को भी और थेरेपिस्ट को भी सब कुछ सहना होता है। मुझे याद है जब मैं अपनी क्लिनिक्स करती थी, और मैं 3 क्लिनिक्स एक दिन में करती थी, तो मेरे पास काफी सिवियर बच्चे भी होते थे। तो मेरे हाथ रोजाना नीले होते थे, लाल तो छोड़ दे, नील के निशान होते थे, कट्स होते थे, क्योंकि ज़्यादा हम मसाजेस करते हैं, मुंह में हाथ डालना होता है, ब्रशेस कराने होते हैं, बच्चों की ओरल मोटर मसाजेस होते हैं, उस पर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो अक्सर बच्चे काटने वाले होते हैं, तो उनको जब सेंसेशंस बर्दाश्त नहीं तो वो काट भी लेते हैं। तो ये सब कुछ हम सहते हैं, और अल्लाह ताला हमें बहुत हिम्मत के साथ इस रस्ते से गुजारता है कि फिर वो समटाइम्स दर्द फील भी नहीं होता, और समटाइम्स निशान नजर भी नहीं आते, लगता है अच्छा जी तो पड़ा, ओ याद ही नहीं आया, वहां पेन भी नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला ही इस फील्ड में लोगों को चूज करता है। और ये बात मैं एक किताबी बात नहीं कर रही, ये मैं आपको फैक्ट बात कर रही हूँ। आप किसी भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से मिलेंगे जो स्पेशल नीड के साथ काम करता है, वो ये बोलेगा मैं नहीं आया, मुझे अल्लाह लेके आया है। क्योंकि मेरी तो फील्ड अलग थी, मुझे कॉर्पोरेट से भी बहुत ऑफर्स थी, मैंने कॉर्पोरेट में मैंने काम भी किया कुछ टाइम जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, लेकिन इस फील्ड में मुझे अल्लाह ताला ही नहीं चुना है, क्योंकि मुझ में इतना सब्र नहीं था। मैं बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी थी। रयान ने मुझे सब्र करना सिखाया। अभी भी मेरे अंदर पर्सनालिटी में बहुत इश्यूज होंगे, हर इंसान के अंदर खला है, लेकिन अब मुझे वो खले नजर आते हैं, क्योंकि जब मैं एज अ पेरेंट, एज अ खाला, एज अ बहन, और क्या नाम है, एज अ थेरेपिस्ट, उस तमाम चीजों को देखती हूँ ना, एक बच्चे के साथ भी, अपनी फैमिली में अपनी बहन को जूझते हुए, उसके बहन भाई को जूझते हुए, उसके फादर को, फिर एज अ खाला मुझे खुद भी तकलीफ होती है देखकर, और फिर मैं वही तकलीफ जब दूसरे पेरेंट्स को भी इससे गुजरता हुआ देखती हूँ, तो मुझे उनकी तकलीफ बिल्कुल वैसी लगती है जैसी मेरे घर में तकलीफ है। तो बस अल्लाह ताला ही इस रास्ते पे लाता है, और अल्लाह ताला ही इसमें जितने भी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको अल्लाह ही चुनता है, क्योंकि इसमें बहुत सब्र चाहिए होता है। आपका ये बहुत इफेक्टिव और आपके एफर्ट वर्क है जो आप सोसाइटी के लिए कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे देगा। आमीन। अच्छा, मुझे ये बताइए जो थेरेपिस्ट की मॉडिफिकेशन है और कितनी होती है इसके अंदर? अच्छा, ऑटिज्म के अंदर बिहेवियर वाइज थेरेपीज के अंदर वेरिएशन है, जिसमें हम एबीए थेरेपी करते हैं, और एबी थेरेपी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहा जाता है। इसके अंदर बच्चे को प्ले बेस्ड मेथड्स के साथ बिहेवियर इंटरवेंशन की जाती है, और इससे बच्चों पे बहुत ज्यादा मुफीद रिजल्ट्स देखे गए हैं। बिहेवियर थेरेपी और एबीए थेरेपी दो अलग टेक्निक्स हैं। बिहेवियर थेरेपी के अंदर भी बहुत सी टेक्निक्स आती हैं, लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, क्योंकि हर बिहेवियर हर बच्चे पर या हर टेक्निक हर बच्चे पर नहीं चलती। बट एबीए थेरेपी जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद और मौसर देखी गई है ग्लोबली और इंटरनेशनली, तो मैं उसको बहुत ज्यादा करामत समझती हूँ। और इसी तरीके से ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर भी दो वेरिएशंस हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी। तो इन दोनों का मर्जर करके बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है। स्पेशली जो सेंसरी इश्यूज के साथ ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनका सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवाना बहुत मौसर साबित होता है। वो अपने सेंसेस को रेगुलेट करने में कामयाब होते हैं, और उनके जो सेंसरी मसाइल की वजह से उनके बिहेवियर्स डिसरेगुलेट हो रहे होते हैं, उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। अगर ये कहा जाए कि जी बच्चा सेंसरी इश्यूज के साथ है, इसकी बिहेवियर थेरेपी कर दें, नो, दैट इज रॉन्ग।
पहले उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होगी और उसके साथ साथ उसकी बिहेवियर थेरेपी होगी। मतलब ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं, थेरेपी एक साथ कोरिलेटेड है। सेंसरी इश्यूज की वजह से बिहेवियर थेरेपी नहीं की जाती, सेंसरी इश्यूज को ठीक करने के बाद बिहेवियर थेरेपी की जाती है। सेंसरी इश्यूज की वजह से बिहेवियर आ रहे होते हैं, बिहेवियर बिला वजह नहीं आ रहे होते, और जो बिला वजह या कोई पर्टिकुलर खास बिहेवियर होता है वो एक अलग नजर आता है, वो सेंसरी इश्यूज की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, एक्सपर्ट्स के साथ काम करना और साइकोथेरेपी पेरेंट्स की लाजमी करना बहुत जरूरी है ताकि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके। हमने अपने क्लिनिक में इस बात का खास ख्याल रखा है कि हम विदाउट पेरेंट थेरेपिस्ट के साथ बच्चे को अलाउ नहीं करते। हमारे यहाँ ये रूल है कि पेरेंट बैठेगा, पेरेंट सीखेगा, पेरेंट होम प्लान लेके जाएगा, पेरेंट गाइडलाइन फॉलो करेगा और जो काम थेरेपिस्ट घर से करने को देगी उसको उसने करना है। क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो आएगा सेशन लेने के लिए तो हम उससे पूछेंगे जी घर में क्या किया। तो जब हम बच्चे को हाथ लगा दे तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे के साथ घर में काम नहीं हो रहा और थेरेपिस्ट के साथ फिर उसका कंप्लायंस वैसा नहीं बनता। तो ये एक तरफ काम नहीं हो सकता, ये दोनों तरफ काम। बिल्कुल, पेरेंट का होमवर्क बहुत जरूरी है क्योंकि कोई मेडिसिन तो हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है, इसमें जितना हम काम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, घर में भी पेरेंट ने वैसे ही इंटरेक्ट करना है और बच्चे के साथ वैसे ही काम करना है, तो बच्चे के साथ बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे आया, बहुत सारी डिफरेंट चीजें रखी हुई, जैसे मेरे पास ये बास्केट, ये रखी है बास्केट, सेंसरी बिन है ये। सेंसरी बिन है, तो उसमें डिफरेंट छोटी छोटी चीजें हैं, तो बच्चे से क्या सीखते हैं और क्या करते हैं मतलब? अच्छा, इस यहाँ पर आपको बहुत सी सेंसरी चीजें नजर आएंगी जिसमें बेसिकली बच्चों को ना टेक्सचर्स दिए जाते हैं, जैसे मखसूस टेक्सचर्स। हाँ, ये जो बच्चे सेंसरी इश्यूज के साथ आते हैं जिसमें बच्चों को टेक्सचर सेंसिटिविटी होती है, हम उन बच्चों को इन डिफरेंट टेक्सचर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जाती है क्योंकि बाज बच्चे जो है ना टेक्सचर को अवॉइड करते हैं, ठीक है। बाज बच्चे टेक्सचर को, किसी भी किस्म का टेक्सचर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, मट्टी, गीली मट्टी से बच्चा चिपचिप कर रहा होता है, वो उसको नहीं दे रहा होता। लोशन से बच्चा यकी यकी कर रहा होता है, नहा नहीं रहा होता, नाखून कटवाने में बहुत तंग कर रहा होता है, कपड़े नहीं पहन रहा होता, कपड़े पहनने में बहुत चीखता है और कपड़े उतार के फेंक रहा होता है। तो उनकी बॉडी पर, उनके हाथों में और उनके पैरों में ये टेक्सचर्स दिए जाते हैं ताकि बच्चा उन टेक्सचर्स को रेगुलेट करे, उनको महसूस करे और उनसे सेंसिटाइज हो। जब टेक्सचर से बॉडी और ब्रेन तक उनके सेंसिटाइजेशन होती है तो ये बच्चे रेगुलेट हो जाते हैं और फिर उन चीजों को अवॉइड नहीं करते। अच्छा, ये चीज तो मैंने देखा है कुछ नॉर्मल बच्चों के अंदर भी होती है, जैसे वो नहा नहीं रहे, कपड़े चेंज कर तो रो रहे हैं और किसी मतलब टेक्सचर से उनको डर लग रहा है। अब मैं एक स्टोरी शेयर करूं तो मेरा भतीजा है, तो वो उसके साथ ये है कि उसको अगर हमें वो दिखा रहा है ना करेला, तो उसको ये बोलता है ये क्रोकोडाइल है, तो वो उसकी टेक्सचर से समझ जाता है कि ये क्रोकोडाइल है और वो उससे डर के भाग रहा है। ठीक है, तो क्या उसने पहले कभी क्रोकोडाइल देखा है? हाँ, देखे होंगे, ऐसे वाले टच भी किया होगा या नहीं, शायद पता नहीं, टच तो नहीं किया। अक्सर जू में लेकर जाते हैं ना, तो बस उसको अब करेला आप दिखाओ, उसकी स्किन खाली ना हल्की सी टेक्सचर के भाई ये ना क्रोकोडाइल है, तो वो अब तो खैर ठीक हो गया, लेकिन जो स्टार्टिंग में वो डरता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते मैंने देखा है नॉर्मल भी कि वो नहाने से डर रहे हैं। तो बेसिकली उस बच्चे को रफ टेक्सचर्स पसंद नहीं है, ठीक है। तो रफ टेक्सचर्स के लिए आप बच्चे को मट्टी के साथ खिलाएं, ठीक है। मट्टी में भी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं, मोटी मट्टी, बारीक मट्टी, सेंसरी बोर्ड्स होते हैं, टेक्सचर मैट्स होते हैं, ग्रास मैट है। आप देखें यहाँ पर कितने सारे मैट्स रखे हुए हैं। इन टेक्सचर्स के साथ जब आप बच्चे को एक्सप्लोर करवाते हैं एक मखसूस टाइम के अंदर, तो बच्चे के अंदर चीजें सॉल्व होती हैं। इसको सेंसरी डाइट कहते हैं, ठीक है। सेंसरी डाइट इसीलिए डाइट है कि उसको एक खास मकदार में लेना है। अगर आपने किसी खास टेक्सचर को या किसी खास चीज को सेंसरी इश्यूज वाले बच्चे के साथ ज्यादा ले लिया है तो वो बच्चा ओवर रेगुलेट हो जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम सेंसरी ओवरलोड हो गया। तो वो मसले बाकायदा सही होने के बजाय खराब भी हो जाते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कुछ चीजें जो इसमें से आपने बताई वो कुछ नॉर्मल बच्चों के अंदर जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरा ऑल्फैक्टरी सेंस जो है, सेंस ऑफ स्मेल, वो डिस्टर्ब है। मुझे हल्की से हल्की स्मेल जो है वो सबसे पहले आ जाती है और अगर बहुत देर तक मैं कोई खास स्मेल को एक्सप्लोर कर लूं, एक्सपीरियंस करूं, तो मुझे हेडेक शुरू हो जाता है और सर के खास हिस्से में दर्द होता है और मेरा मूड खराब होता है। मतलब अगर मेरी पसंद का परफ्यूम में फ्रेग्रेंस नहीं होगी तो मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी। तो कहने को अगर मैं अपनी मेडिकल टर्म से देखूं तो मुझे भी सेंसरी इशू है, ठीक है। मुझे बचपन में जो कपड़ों के ऊपर एक रुआं आता है बारीक सा,
और जो रफ रफ से कपड़े होते हैं, स्पेशली ब्लैंकेट के जैसे फर है, वो मुझे बचपन में बहुत ऐसा क्रेज था। मैं जब तक हाथ में नहीं लेती थी अपने ब्लैंकेट को, या वो एक पुराना से कपड़ा था जिसके ऊपर रुमाल आया होता था, मैं जब तक उसको हाथ में नहीं लेती तो मैं सो नहीं पाती थी। मेरी अम्मी वो खास में इतनी बड़ी हो गई थी, वो ब्लैंकेट खास मेरे पास रखा था, इवन वो आज भी है कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो वो अब मैंने हमेशा संभाल के रखती थी कि नहीं मेरे पास रहेगा तो मैं सोऊंगी, मैं उसकी एडिक्टेड थी। तो ये मेरा बचपन का सेंसरी इशू था जो कि वक्त के साथ रेगुलेट हो गया। अब मुझे उसकी क्रेविंग नहीं होती, बट यस स्टिल मेरा जो ऑल्फैक्टरी सेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो हम सब इंसानों में कुछ ना कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ चीज है। हाँ, अगर वो चीज ओवरवेलम या ओवर हो गई है, बर्दाश्त से ज्यादा, हर वो चीज जो हमारी फंक्शनैलिटी को मुतासिर कर रही है, वो एक डिसऑर्डर के अंदर आता है। अच्छा, इस थेरेपी सेंटर के अंदर जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको मतलब उस चीज से निकालने के लिए जो उनके अंदर ऑटिज्म है, तो उसके लिए आपकी क्या मतलब सिनेरियो है उसका? और इसके साथ जो वालिदैन जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, जाहिर सी बात है जितने भी हमारे सेंटर उन सबकी हाई फीस है, तो आपके लिए क्या प्लान है उनके लिए? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। थेरेपीज एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में थेरेपीज बहुत एक्सपेंसिव हैं। और वो पेरेंट्स जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये कि हम उनके लिए स्ट्रगल को आसान बनाएं। वो पेरेंट्स जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे जो चार्जेस हैं हम उनके लिए वो चार्जेस रखते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स जो थेरेपीज अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंगल मदर्स हैं, लेबर तबका है, या किसी खास प्रॉब्लम से पेरेंट्स गुजर रहे हैं, हम उनको फ्री थेरेपीज भी फराहम करते हैं, या एक बहुत ही मिनिमम वेज में, एक मिनिमम अमाउंट में, जिसमें उनकी सेल्फ स्टीम हर्ट ना हो, जिसमें उनको ये फील ना हो कि जी हम अपने बच्चे के लिए एक किसी खास कतार में खड़े हुए हैं, उनकी सेल्फ स्टीम मुतासर ना हो, तो हम उनसे बहुत मिनिमम जितनी वो अफोर्ड कर सकते हैं हम उतनी अमाउंट भी चार्ज करते हैं, और जो कुछ नहीं दे सकते हम उनको फ्री थेरेपीज भी देते हैं। लेकिन यस, वो पेरेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनसे हमारी जो अमाउंट है हम वो चार्ज करते हैं, ताकि हम दूसरे पेरेंट को उससे हेल्प कर सकें। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को इन द एंड? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो मदर्स जो अपने बच्चों के साथ घर में काम करती हैं और उनके साथ उनको एक बेहतर जिंदगी और बेहतर मुस्तकबिल देना चाहती हैं, तो प्लीज पैदाइश के बाद से ही उन बच्चों पर काम शुरू करें, और इवन पैदाइश से पहले भी अपना बहुत ख्याल रखें। स्क्रीन टाइम से बच्चों को बहुत दूर रखें, और अगर कोई भी रेड फ्लैग नजर आ रहा है ऑटिज्म का, जो स्पेशली वो माँ जो माँ बनने वाली हैं, या जिनकी शादियां होने वाली हैं, या वो मदर जिनके छोटे बच्चे हैं घर में, वो प्लीज अपने बच्चों के ऊपर खास ध्यान दें कि बच्चे की स्पीच तो नहीं जा रही, बच्चा बोलने में घबरा रहा है, या उसके कुछ खास बिहेवियर्स आ रहे हैं। कोई भी रेड फ्लैग ऑफ ऑटिज्म है, आप फौरन किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, और अपने बच्चों को जितना ज्यादा नेचर से करीब रख सकती हैं उतना ज्यादा नेचर से करीब करें। जिस तरीके से पुराने जमाने में माएँ बच्चों को पालती थी, वो उनकी मालिशें करती थी, वो उनको जो है मट्टी से खेले देती थी, उनको बाहर का एक्सपोजर देती थी, आप लोग बच्चों का बाहर जाने का, रियल एनवायरनमेंट का, नेचुरल एनवायरनमेंट का एक्सपोजर लाजमी रखें, और स्क्रीन टाइम से बच्चों को दूर रखें। अच्छा, इसके अलावा अपना एड्रेस भी शेयर कर दें, अगर किसी ने यहाँ पर अपने बच्चे को लाना है थेरेपी के लिए तो वो ला सके। ओके, हमारा एड्रेस है बफर जोन सेक्टर 15A4 नॉर्थ नाज़िमाबाद, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0319 9881010। आप इस नंबर पर फोन करके अपने असेसमेंट्स बुक करवा सकते हैं। असेसमेंट चार्जेस और थेरेपी चार्जेस आपको कॉल पर बता दिए जाएंगे, और अपने बच्चे की थेरेपीज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपके घर में भी कोई ऑटिस्टिक बच्चा है या कोई भी डिसऑर्डर का बच्चा है, तो जरूर उसको थेरेपी सेंटर में लेके आए, यहाँ पर लेके आए, या अपने नजदीक जो भी है वहां लेके जाए, क्योंकि उसकी जिंदगी जो आने वाली है उसको आपको बेटर बनाना है, कम से कम उसकी लाइफ बेटर हो सके, वो कुछ सीख सके, और मतलब अपनी लाइफ के अंदर वो कुछ चेंज ला सके। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए शो के लिए निकाला, और जरूर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपने नए मेहमान के साथ, तब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।